नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ते हैं समाज की समस्याएं। आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। इस कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है सुनीता। यह सुनीता आपको अपने घर में भी मिल जाएगी, आपके मोहल्ले, कस्बे, गांव, शहर, जिला, राज्य में यह सुनीता हर जगह आपको मिलेगी। इस कहानी का जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है सुनीता। सुनीता रोज सुबह 4 बजे उठती है, अपने घर का सारा काम खत्म करके, झाड़ू पोछा कटका बर्तन सब खत्म करके वो अपने जानवरों के पास जाती है। जो उसने गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सभी पाले हैं अपने घर को समृद्ध करने के लिए, उनसे इकोनॉमिकल प्रॉफिट लेने के लिए। उनके काम को खत्म करने के बाद सुनीता तुरंत पहुंचती है अपने खेत में। जब वो खेत में जाती है तो खेत का 80% कार्य सुनीता खुद करती है। चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो, चाहे वो धान की बुआई हो या गेहूं की कटाई, वो सभी काम अपने हाथ से खुद करती है। उसका रीजन ये है कि उसका हस्बैंड, उसका पति उसके घर से बाहर एक अच्छे रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे किसी एक महानगर में गया हुआ है, जिस कारण से उसके घर का पूरा बोझ, घर की पूरी जिम्मेदारियां सुनीता पे आ चुकी हैं। ये सुनीता आपके घर में भी मौजूद हो सकती है, आपके मोहल्ले में भी, आपके जिला, देहात, कस्बा, कहीं पर भी ये सुनीता हो सकती है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हमने इस कहानी से क्यों करी? क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो है महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण क्यों पूछता है और हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों पूछ रहा है यूपीएससी, उसे जरूरत क्या पड़ी है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूपीएससी को जरूरत इसलिए है इस टॉपिक की क्योंकि आज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाएं, महिलाओं का सशक्त होना। इस पर सरकार बहुत काम भी कर रही है, बहुत पैसा भी खर्च करती है, इवन उन्हें ब्याज मुक्त लोन भी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। अगर हम पिछले 5 सालों का यूपीएससी के एग्जाम को खंगालते हैं तो यूपीएससी पूछता है कि भाई 15 से 20% महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति जो उन्होंने आंदोलनों में योगदान दिया, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से जो महिलाओं ने आंदोलनों में योगदान दिया, जैसे गांधी जी के साथ दांडी मार्च करना या असहयोग आंदोलन में योगदान करना, शराब की जो ठेके थे उनके बाहर धरना दे देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तो इन सभी चीजों में महिलाएं सबसे आगे हमें दिखती हैं। उस परिप्रेक्ष्य से यूपीएससी पूछता है इतिहास में क्या योगदान है महिलाओं का। इसीलिए ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य से कि जब महिलाएं 73-74वें संशोधन पर जिस तरीके से जमीनी स्तर पर वो शासन करती हैं, जैसे प्रधान या काउंसलर, निगम पार्षद के चुनाव लड़ती हैं, इस तरीके की चीजें महिलाएं करती हैं जब, तो उसका संबंध सीधा सीधा हमारी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ता है। महिलाओं को सीधा घर से निकालकर संसद तक लाने का सरकार का, सत्ता का यह उद्देश्य होता है कि महिलाएं उस किचन से बाहर निकलें और संसद की तरफ बढ़े, अपने राजनीतिक अधिकारों को पहचाने। क्योंकि बहुत कम महिलाएं हैं जो राजनीतिक अधिकारों को पहचानती हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, जिसका रेशियो होता है हमारा 15 से 20%। 10 से 15% वो अर्थव्यवस्था और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछता है। इसीलिए हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य जो है वो है महिला सशक्तिकरण, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि किसी भी सशक्तिकरण के प्रकार में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।
या तो वो इतिहास से पूछ रहा है यूपीएससी, या वो पॉलिटिकल साइंस से पूछ रहा है, राजनीतिक व्यवस्था से या राज व्यवस्था से पूछ रहा है, या पूछ रहा है वो कृषि संबंधी। तो हम तीनों ही तत्वों को आज हम टच करते हुए जाएंगे। इवन टच करते हुए ही नहीं, हम अच्छे से समझते हुए जाएंगे। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें क्या दिखता है कि सोसाइटी के अंदर जो महिलाओं का स्थान था वो हमारे, चाहे वो सिंधु काल रहा हो या ऋग्वैदिक काल रहा हो, ये गोल्डन एरा था हमारी महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाएं इसमें भाई पढ़ी लिखी भी थी, एजुकेटेड भी थी, सबसे पहले ज्यादा तो उन्हें शिक्षा का अधिकार था। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को अधिकार क्या क्या थे। महिलाओं को भाई शिक्षा का अधिकार था, जनेऊ धारण करने का अधिकार था, और अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार था, इच्छा अनुसार विवाह का अधिकार था। इवन ये लगा लीजिए कि ऐतिहासिक काल में, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो, वो जनेऊ धारण करने के साथ साथ वो अपने हस्बैंड के साथ हवन में बैठा करती थी, और सभा और समिति, जो बहुत बड़ी समितियां हुआ करती थी उस समय, जो चुनाव हुआ करते थे कबीलों के, उसका चयन में भी भाग लिया करती थी। उनकी एक अलग समिति भी होती थी। तो इतनी ज्यादा वैल्यू थी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। लेकिन हमें आज इतनी जद्दोजहद करनी क्यों पड़ रही है महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, कि जब हमारा इतिहास महिलाओं के लिए जब इतना बड़ा गोल्डन एरा था, तो ऐसा क्या हुआ कि जिसमें महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। वो कालखंड था हमारा मध्यकालीन एरा में, मिडाइवल एरा में क्या होता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, असामाजिक रीति रिवाज जन्म ले लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है पितृसत्तात्मकता। भाई पितृसत्तात्मकता में क्या होता है, जो पुरुष हैं वो महिलाओं को कंट्रोल करने लग जाते हैं। महिलाओं को कंट्रोल किस तरीके से करते हैं भाई, कुछ कुरीतियां हमारी सोसाइटी में आ जाती है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जल्दी से शादी कर देना, पर्दा प्रथा, शिक्षा हम देना बंद कर देते हैं महिलाओं को। इस तरीके की समस्याएं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जन्म ले लेती हैं। तो समस्याएं क्या क्या थी भाई, शिक्षा हम नहीं देंगे महिलाओं को, बाल विवाह हम कर देंगे। जब बाल विवाह हम कर देंगे, साथ ही साथ चलने लगती है दहेज प्रथा भी। और साथ ही साथ सती प्रथा तो अपने पूरे जोर पर हो रही थी, जबकि सती प्रथा को तो इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया कि महिलाएं अपनी खुशी खुशी से उस सुसाइड को करने के लिए तैयार हो जाती थी। और इस कुप्रथा को मनाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, जो महिला सती होने जा रही है उसको ढोल ताशों के साथ लेकर जाया जा रहा है, एक खुशी के साथ लेकर जाए, जिसे एमिल दुर्खिम ने एक सरासर सुसाइड कहा है। तो हमारे समाज में मध्यकालीन एरा के अंदर ये सभी कुप्रथाएं आ जाती हैं, जिसका कारण होता है हमारा
पितृसत्तात्मक समाज। तो इस समाज के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। समय बदलता है, दौर बदलता है और कई दशक और शताब्दियां बदल जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। हमारे आधुनिक काल में क्या होता है, कुछ ऐसे समाज सेवक मैदान में उतरते हैं, जैसे रामकिशन परमहंस जी, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ऐसे महान दिग्गज समाज के सोसाइटी में उतरते हैं और इन कुप्रथाओं के खिलाफ महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मार्ग खोलते हैं और उसे तय भी करते हैं। ये सभी चीजें कब हो रही थी? ये सभी चीजें हो रही थी औपनिवेशिक काल में, जब हमारे समाज में भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। उस दौरान इस तरीके की आधुनिक काल की घटनाएं घटती हैं और जो हमारे समाज की बुराइयां मध्यकालीन एरा के अंदर आ चुकी थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, शिक्षा में गिरावट, इन सभी चीजों से लड़ने के लिए हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में ये सभी चीजें पनपने लगती हैं। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि भाई स्टार्टिंग जो की इस पूरे आंदोलनों की वो करी पुरुषों ने, तो कुछ सुधार जो पुरुषों ने किए। अब जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को तो हम पीछे छोड़ नहीं सकते। महिलाओं की हम इनके बात करेंगे, इनकी पहले हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि इनके सुधार पहले स्टार्ट हुए। इनको देखा देखी महिलाएं जागी, तो पुरुषों के जो सुधार थे, महिलाओं के लिए जो कार्य थे, वो उसमें से कुछ हम समझते हैं। एक राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने महिलाओं के लिए सती प्रथा और बहुविवाह का विरोध किया। बहुविवाह क्या है भाई? जब एक व्यक्ति, एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। मतलब महिला नहीं चाहती है कि भाई उसका हस्बैंड एक से ज्यादा विवाह करे, या फिर कई समाजों में, कई प्रजातियों में, या फिर ये लगा लीजिए कि कई जनजातियों में इस तरीके का प्रचलन है कि एक ही महिला के एक से अधिक पति होना। इसीलिए इसे नाम दिया गया बहुविवाह। जैसे आपने महाभारत में द्रौपदी को सुना होगा या सिनेमा पर देखा होगा, अपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि एक महिला के एक से अधिक पुरुष पति थे। तो इस चीज का राजा राम मोहन राय पुरजोर से विरोध करते हैं कि ये प्रथाएं हमारे समाज को एक ऐसे दलदल की ओर लेकर जा रही हैं जिससे हमारा समाज दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक तरफ महिलाएं खड़ी होंगी और एक तरफ पुरुष खड़े होंगे। उन्हीं के साथ साथ काम करते हुए हमारे समाज में आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। अब ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो आते हैं, ये किस चीज का विरोध करते हैं भाई? इनके समय में जो हिंदुओं में विधवा हो जाती थी महिलाएं, एक तो उनका विवाह जो था भाई बालपन में कर दिया जाता था, बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, और पति होते थे बिल्कुल बूढ़े। ये लगा लीजिए हालत ये थी कि पति का एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर, पता नहीं कब फिसलेगा, कुछ नहीं पता। अब बेचारी लड़की की पूरी जिंदगी पड़ी होती थी। अब समाज के कुरीतियों के हिसाब से उसे दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि 12 साल में एक बच्चे की शादी होती है, एक बच्ची की शादी हो जाती है, 12 वर्ष में शादी हो जाती है। अब 10 साल बाद पति की मृत्यु हो जाती है। अब जब 10 साल के बाद पति की मृत्यु हो गई, 10 साल बाद, 10 साल भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, कई बार तो क्या होता था 2 साल में ही निकल लेते थे भैया। पति की मृत्यु हो जाती है। अब जो इतनी बड़ी लाइफ लड़की के आगे पड़ी है भाई, अभी तो 21 साल की बच्ची हुई है, उसको दोबारा शादी करने की परमिशन ही नहीं है, वो दोबारा शादी ही
नहीं कर सकती। कैसे रहेगी? आपने एक मूवी देखी होगी प्रेम रोग, जिस तरीके से उसमें वो महिला हीरोइन रहती है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वो हीरोइन रहती है, तो सेम वही तरीका, कई मुंडन भी करवा दिया जाता था, सफेद साड़ी पहना करके सारा श्रृंगार खत्म कर दिया जाता था, इवन उनके खाने की चीजों में भी परिवर्तन कर दिया जाता था। इस कदर हमारा समाज गिर चुका था। तो इस चीज का विरोध करते हैं हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। वो कहते हैं कि नहीं भाई, महिलाओं को पुनर्विवाह की आजादी होनी चाहिए, जिसके लिए वो 1856 अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रयास से लागू करवाते हैं। उनके साथ ही साथ आते हैं भाई, अब जब इतनी चीजों को कैच किया जा रहा है तो शिक्षा को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। ज्योतिबा बाई फूले, नाम आपने बहुत सुना होगा, बी.आर. अंबेडकर इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। इन्होंने बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना करी, ताकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो पूरा परिवार ही शिक्षित हो जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा टच में मां के होते हैं। अगर मां पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की पुरुषों के द्वारा आंदोलनों को रन किया जाता है, आंदोलनों को चलाया जाता है। अब उसके बाद कुछ महिलाएं जागती हैं, अभी तक सो रही थी, अब महिलाएं जागती हैं, और वो ये मन में सोचती होंगी शायद, कुछ मतलब ये अंदाजा है मेरा, कि ऐसा सोचते हैं कि भाई जब ये पुरुष हमारे लिए इतना फाइट कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम क्यों अपने घर में बैठे हैं, चूल्हे में लकड़ियां झोंक रहे हैं, खाना बना रहे हैं? भाई हमारे अपने भी तो अधिकार है, जिसके लिए हमें बात करनी चाहिए, जिसके लिए हमें फाइट करनी चाहिए। तो उसमें थी एक स्वर्ण कुमारी देवी, जिन्होंने लेडीज सोसाइटी की स्थापना करी 1882 में। यानी कि हमारा जो महिला आंदोलनों का इतिहास है वो अभी का कुछ नहीं है, वो काफी पुराना है। ये लगा लीजिए ब्रिटिश एरा के टाइम का, औपनिवेशिक काल का है। और वो किस चीज के लिए लड़ती हैं? कि विधवाओं को आजीविका के लिए कौशल, क्योंकि भाई समाज ने तो एक तरीके से उन्हें बहिष्कृत कर दिया होता है कि भाई आप सादा भोजन करेंगी, तड़के वाली दाल नहीं खा सकती हैं, चावल नहीं खा सकती है। मतलब ये मैं एक मजाक के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा बाउंडेशंस थी कि वो अपना श्रृंगार नहीं कर सकती हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, है ना, वो किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकते, इतनी ज्यादा बाउंडेशन थी। उसका सबसे ज्यादा बाउंडेशन का रीजन क्या था? कि भाई जो महिलाएं थी, भाई अब तो हो गई विधवा, विधवा होने के बाद उनकी डिपेंडेंसी किस पर चली गई? उसके ससुराल वालों पर। क्योंकि भाई हमारे समाज में, भारतीय समाज में तो एक ही चीज कही जाती है बच्चियों को कि बिटिया जा रही हो पति के घर से, यहां से डोली उठी है, वहां से अर्थी उठे। ये कॉन्सेप्ट था हमारी सोसाइटी का, ये हमारी अवधारणा थी हमारे समाज की, जो जिसे मैं कुप्रथा मानता हूं कि बहुत ही वाहियात चीज है। लेकिन इसी पर स्वर्ण कुमारी देवी क्या करती हैं कि भाई इनके रोजगार की व्यवस्था करो, क्योंकि अगर ये महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अपने पैरों पे स्टैंड हो गई, तो फाइनेंशियली इनका जुड़ाव हो जाएगा। और फाइनेंशियली अगर इनका जुड़ाव हो गया तो सोसाइटी में ये अपनी जेब से पैसा खर्च करने और एक आजादी हो, आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वायत्ता इनको प्राप्त हो जाएगी। तो इन्होंने स्टार्ट क्या महिलाओं को, भाई जो विधवाएं थी उनको कौशल देना शुरू किया। क्या किया होगा? जो जैसे सिलाई करना सिखाना, कढ़ाई करना सिखाना, जहां पर कोई ट्राइब्स है या फिर कोई आदिवासी समाज है वहां पे टोकरियां बुनना, है ना, पारंपरिक कार्य करना। तो इस तरीके के कार्यों को सिखाया जाता था ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। और वही दूसरी रमाबाई सारस्वती, नॉट सरस्वती, सारस्वती जी आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं और साथ ही साथ बाल विवाह का विरोध करती है। भाई हमारा समाज तो 12 साल की बच्चियों का भी विवाह कर रहा था, बावला हो चुका था, तो वो बाल विवाह का भी विरोध करती हैं कि महिलाएं पर्टिकुलर एक एज हो जिसमें उनका विवाह किया जाए, बच्चियों का विवाह नहीं किया जाए। उन्हीं के साथ मद्रास के अंदर 1971 में एनी बेसेंट और मार्गरेट कंजिन्स एक महिला संघ की स्थापना करते हैं, जिसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, बिना किसी जातीय भेदभाव के भाई यहां पर सभी को स्थान दे दिया जाएगा और सभी का यहां पे नेतृत्व किया जाएगा। तो
इस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये ऐतिहासिक चरण था जो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता है। इतिहास में हमने देखा कि किस तरीके से गोल्डन एरा था, मध्यकालीन एरा के अंदर, मध्यकालीन काल में हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति इस कदर गिर जाती है कि उसे अभी तक संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसके लिए कुछ हमारे समाज सेवक इस तरीके से उतरते हैं और इन चीजों को चलाते हैं, जो सोसाइटी के लिए एक बेहतर चीज भी होती है। अगर अब हम, दूसरा हमारा तत्व था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से यदि हम समझें तो सरकार ने इस पर काम भी किया। भाई सरकार क्या करती है, 73वां 74वां संशोधन लागू करती है। कब? 1973 के अंदर। तो 1993 में 73वां और 74वां संशोधन करती हैं। ये किस लिए करती हैं? भाई महिलाओं को घर से निकाल करके राजनीति की ओर लेकर आना, ताकि वो अपने राजनीतिक अधिकारों को पहचान सके और उसके लिए लड़ सके। अब इसमें क्या किया गया, जो जमीनी स्तर पर शासन चलता है, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर हमारे प्रधान होते हैं, अगर आप किसी नगर निगम निकाय में जाएंगे तो वहां पे काउंसलर या फिर निगम पार्षद मौजूद होते, तो उनके लिए 1/3 आरक्षण रिजर्व किया गया। भाई ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण दिया जाता है कि भाई कम से कम 33% महिलाएं सोसाइटी में उतरे। मेरे हिसाब से तो भाई 50% दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज को बनाने में आधा हिस्सा महिलाओं का है। हमने 33% देके कोई एहसान नहीं कर दिया। और यदि ब्लॉक स्तर पर हम देखें तो ब्लॉक स्तर पर भी भाई 33% आरक्षण उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यदि जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पर भी 33% आरक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से आज की अगर स्थिति हम देखते हैं तो भारत के अंदर 14 लाख महिलाएं चुनी हुई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने निकाय के अंदर उस सोसाइटी या उस गांव का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन ये 14 लाख क्या वाकई में यही करती हैं, या हमारी सोसाइटी के अंदर प्रधान पति या प्रधान ससुर या प्रधान पिता जैसे नाम की नई स्थितियां जन्म ले चुकी हैं? यह सबसे बड़ी हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महिलाओं को आरक्षण देने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी ने इतना कंट्रोल कर रखा है कि अगर साइन करने होंगे डॉक्यूमेंट्स पर तो महिलाओं को दे देंगे, और महिलाएं भी साइन नहीं कर रही होती हैं, अंगूठा लगा रही होती है। तो इसमें क्या होता है, और शासन कौन चला रहा होता है? प्रधान, उनके पति, उनके पिता या उनके ससुर। आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, होता है कि शहरों में क्या होता है कि 21-22 साल की बच्ची हुई, लड़की हो गई, उसको चुनाव लड़ा दिया। अगर चुनाव जीत गए तो बिटिया तो कॉलेज जा रही है, प्रशासन चला रहे हैं पिताजी। तो इस तरीके की स्थिति हमारी बन चुकी है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 40% हमारी सोसाइटी के अंदर 40% से अधिक यह लक्ष्य हासिल किया, जो गिने चुने देशों में, हर एक में नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम भारत की संसद की बात करते हैं, यहां पर तो हम इतना बड़ा नंबर देखते हैं स्थानीय निकायों में, लेकिन जब हम भारत की संसद पर पहुंचते हैं, एक गांव से पहुंचकर जब हम दिल्ली में संसद तक पहुंचते हैं, तो ये महिलाओं का अचानक से स्तर धड़धड़ाकर गिर जाता है और
केवल 14% महिलाएं ही रह जाती हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर, क्षमा चाहूंगा, हमारे समाज में जो संसद है, सबसे बड़ी देश की पंचायत है, वहां पर 86% पुरुषों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें 86% पुरुष हैं और 14% महिलाएं हैं। किसमें? भारतीय संसद में। अगर हम बाकी देशों की स्थिति को देखते हैं तो बाकी देशों की स्थिति क्या बताती है? यदि आप नॉर्डिक देशों में, नॉर्डिक देश कौन से होते हैं? जो उत्तरी यूरोप के देश होते हैं। तो नॉर्डिक देश में हम क्या देखते हैं? नॉर्डिक देश में महिलाओं की जो भागीदारी है वो होती है 40 से 45%। इतना बड़ा बदलाव भारत में 14% चल रहा है, और नॉर्डिक देश यानी कि जो फिनलैंड, नॉर्वे, ये कंट्री हैं, वहां पे 40 से 45% तक होता है। इवन ये लगा लीजिए हम इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में हैं, रवांडा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 60% है। अब आप खुद सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में 14% और रवांडा में 60%। अब सोचिए हमने कितनी बेकदरी से महिलाओं को दबा दिया है कि वो जमीनी स्तर, क्योंकि भाई वहां पे कुछ भी काम होना तो पिताजी संभाल लेंगे, पति संभाल लेंगे, ससुर संभाल लेंगे। संसद में तो आपको बैठना होगा, बहस आपको करनी होगी, पक्ष में या विपक्ष में, जवाब किसको देने होंगे? आपको देने होंगे। क्यों? अब वहां पर देने से कतराना। अब कतराने के रीजन भी अलग अलग हो सकते हैं। अब रीजन क्या हो सकते हैं कि जो हमारे समाज में क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सरपंच पुरुष, सरपंच पति नाम का जो सिंड्रोम है ना, बताया भी गया है कि सरपंच पति नाम का सिंड्रोम जो है पुरुष रिश्तेदारों का द्वारा प्रॉक्सी शासन है। अब दूसरी मजबूरी क्या हो जाती है कि भाई 5 साल में जब तक वो कुछ बेचारी सीख पाती हैं तब तक सत्ता बदल जाती है, सत्ता में परिवर्तन आ जाता है। एक तो उनका जुड़ाव राजनीति से पहले ही दूर होता है, घर के चूल्हे चौके में घुसी होती हैं, है ना। क्यों घुसी होती है? क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें बांध दिया है कि आप वहीं रहेंगे। वो स्थान हमने निर्धारित कर दिया है किचन का कि आप यहीं रहेंगे। तो समाज की, सोसाइटी से जुड़ नहीं पाती हैं, और जब तक वो समझती हैं कुछ अपने दिमाग से, तब तक वो 5 साल बीत चुके होते हैं, वो धरी की धरी रह जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है भाई? डिजिटली निरक्षरता। अब उन्हें क्या, अब वो लगा रही है अंगूठा, तो कंप्यूटर का या डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उनको ज्ञान नहीं होता। इवन इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाती है, ये लगा लीजिए अगर किसी को कॉल लगाना है तो वो अपने एंड्रॉयड फोन से फोटो देख करके लगाती हैं, ना कि नाम पढ़ करके। हाँ भाई फलाने को फोन लगाया, उसकी फोटो दिख रही है बगल में, तो वो कॉल लगा सकते हैं। अगर वो फोटो हटा दी जाए तो वो बेचारे फोन भी नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान और हरियाणा में पहले कभी आया था ये नियम कि 2 बच्चे और कम से कम पढ़ी हुई महिलाएं ही, पढ़ी लिखी महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब ये नियम है नहीं, ये कभी था। लेकिन ये हटाया क्यों गया? उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि भाई अब इसमें जो गरीब महिलाएं हैं उनको तो प्रतिनिधित्व करने आ ही नहीं पाएंगी। जो भाई अमीर या ऊंचे वर्ग की महिलाएं हैं वो तो भाई चुनाव लड़ लेंगी इस स्थिति में कि भाई उनके 2 बच्चे हैं या वो अच्छे से पढ़ी लिखी हैं, भाई 10th 12th या ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रखी है। अब गरीब परिवार जो होता है वो थोड़ा शिक्षा से पिछड़ा हुआ होता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, गरीब महिलाएं पीछे ना रह जाए, इसलिए इसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं इस तरीके से हो गई। भाई जिन महिलाओं ने योगदान दिया राजनीति में, उन्होंने कुछ परिवर्तन भी किए। भाई अब स्थानीय स्तर पर क्या परिवर्तन हो सकते हैं? भाई कोई बिल तो पारित हो नहीं सकता। अब आप स्थानीय स्तर पर सोचिए, भाई
पेयजल पेयजल स्वच्छता और स्कूल वगैरह में कई सुधार भी हुए। जो स्थानीय स्कूल होते हैं, जैसे आपने देखा गांव देहात में लड़कियों के शौचालय और लड़कों के शौचालयों में अलग अलग बनाए गए। पहले भाई प्रॉब्लम्स होती थी, तो पानी की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से जो था योगदान अपना उन्होंने दिया। अब अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य से हम इस चीज को समझते हैं, तो पुरुष जो हैं हमारे समाज में, भाई पुरुष का यदि हम स्तर देखते हैं तो 63% पुरुष कितना 63% कृषि से जुड़ा है, 63%, जबकि महिलाएं 78% तक कृषि से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का जुड़ाव कितना है 78% तक। अब ये जुड़ाव कैसे आ जाता है भाई, क्योंकि महिलाएं, अब ईमानदारी से बताओ, हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं कि पुरुष घर के बाहर बैठ के ताश या कार्ड्स खेल रहे होंगे, महिलाएं अपने घर का काम करेंगी, फिर अपने खेतों का काम करेगी। ये स्थिति तक है। मैं पर्टिकुलर एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात के साथ साथ ये स्थिति यूपी के कई जिलों में देखी जाएगी। तो इसलिए महिलाओं का स्तर हमें भाई कृषि में ज्यादा रहता है। और दूसरा क्या होता है, पुरुष जो होते हैं भाई कृषि कार्यों को छोड़ देते हैं। अब उसके बाद कौन संभालता है भाई, जब पुरुष होते हैं भाई क्यों छोड़ देते हैं, बाहर रोजगार की तलाश में, रोजगार की तलाश उनको मजबूर कर देती है, वो कृषि छोड़ देते हैं। और उस फिर कृषि को कौन कर रहा होता है, महिलाएं कर रही होती है। जैसे आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन गरीब राज्यों से हो करके, छोटे छोटे गांव से बाहर निकल के पुरुष क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ आते हैं फैक्ट्रियों में काम करने। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, है ना, बेंगलोर, इन शहरों में जब पहुंचते हैं छोटी मोटी नौकरी करने के लिए, तो इनके घर परिवार में कौन होता है, घर में होती हैं महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। अब जो थोड़ी बहुत जमीन होती है उसको कौन हैंडल कर रहा होता है, उन्हें महिलाएं हैंडल कर रही होती हैं। जो जानवर, जो पशु बंधे होते हैं उनको कौन संभाल रहा होता है, उनको महिलाएं संभाल रही होती हैं। तो इस तरीके से महिलाओं का प्रतिशत हम ज्यादा ही रहता है। अब ये लगा लीजिए जलवायु परिवर्तन, कुछ ये छोड़ने के रीजन, एक तो गरीबी होती है, दूसरा भाई जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अब आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो वर्ष 2001 से 11 के बीच में 77 लाख किसानों ने कृषि को त्याग दिया। 77 लाख जब किसानों ने कृषि को त्यागा तो उस कृषि को कौन कर रहा था भाई, मान लेते हैं 2% बंजर रह गई होगी, छोड़ दी गई होगी, लेकिन उसके बाद तो महिलाएं ही संभाल रही होंगी ना। उस खेती को कौन कर रहा था, महिलाएं कर रही थी। और साथ ही साथ भाई महिलाएं पशुपालन भी करती हैं। भाई सीधी सी बात है, जब गांव में रहेंगी, पति उनके शहरों में हैंगे नौकरी की तलाश में, अपने जीवन स्तर को सुधारने की तलाश में, महिलाएं घर रहती हैं। जब महिलाएं घर रहती हैं तो वो ये लगा लीजिए पशुपालन भी वो ये कर रही होती हैं और साथ साथ में खेती भी वही कर रही होती हैं। तो ऐसा क्या होता है भाई, ये जो प्रभाव चक्र है ये किस तरीके से कार्य करता है कि पुरुषों का पलायन 37.7%, है ना, ग्रामीण पुरुष रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। अब पुरुषों की संख्या कितनी आ जाती है, जो जब गांव से जो पुरुष निकलते हैं, पलायन की स्थिति क्या होती है, पलायन में भाई पुरुष यदि 33.7% होगा तो महिलाएं कितनी प्रतिशत होंगी भाई, महिलाएं भी बराबर होनी चाहिए ना, लेकिन बराबर स्थिति नहीं होती है। महिलाएं केवल 3.6% हो पाती हैं। ये भी वो कुछ अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ के पहुंचती होंगी। और जो ऊंचे तबके के घर होंगे वो शिक्षा के लिए महिलाओं को बाहर निकाल देते होंगे कि भाई जाना और
जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे डीएम का पद या एसडीएम का पद या आईएएस आईपीएस का पद आप ग्रहण करके लाना। तो इस तरीके से और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं भाई, अब ये लगा लीजिए, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि कितनी प्रतिशत ऐसी महिलाओं को आप जानते हैं पुरुषों की तुलना में जिन्हें ट्रैक्टर चलाना आता हो। बाकी चीजें तो दूर की बात है कि भाई उन्हें थ्रेसर चलाने आता है, जो मतलब कि ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट्स होते हैं कृषि से संबंधित, भाई फसल कटाई की जो मशीनें होती हैं, बुआई की जो मशीनें होती हैं, बीज बोने की जो मशीनें होती है, खाद के लिए जो होती है, ये सभी चीजें जो होती हैं, तो कितनी प्रतिशत महिलाओं को ये सभी मशीनें चलाने आती हैं और पुरुषों को कितनी ज्यादा आती हैं। तो गैर कृषि कार्यों में महिलाएं पारंपरिक रूप से खेती करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो है चीजें सिखाई ही नहीं गई होती है, क्योंकि वो समाज से कनेक्ट नहीं हो पाती है। अब महिलाओं पर बोझ क्या क्या बन जाता है, इसी तरीके से हम आगे चल के देखते हैं। तो गरीबी और किसानों की आत्महत्या के कारण पूरे परिवार का जो बोझ होता है, भाई किसान ने तो आत्महत्या कर ली कि भाई कर्जा हो गया, फसल का नुकसान हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद जो पूरे परिवार का बोझ है वो किस पर चला जाता है, वो महिलाओं पर चला जाता है। और शहर के अगर यदि परिप्रेक्ष्य में देखें तो शहरों में क्या हो रहा होता है कि जो महिलाएं ऑफिस जा रही होती है उन पर दोहरा बोझ होता है। भाई पहले घर का काम करेंगी, बच्चों को स्कूल भेजेंगी, उसके बाद अपना झोला लेकर के अपने ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री या जिस भी कार्य क्षेत्र में वो काम करती हैं। यदि वो निम्न तबके का मतलब है छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करना, दिहाड़ी मजदूर पे काम करना या अनियमित कार्य करना। अब इसमें क्या होता है कि एक तो उन्हें पुरुषों के बराबर सैलरी नहीं मिल रही होती है, ऊपर से ये दोहरा बोझ बराबर होता है। मतलब कि महिला कहीं पर भी काम करे, नौकरी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो खेत में काम करती हो, किसी ऑफिस में क्लर्क का काम करती हो, किसी सीईओ के पद पर कार्य करती हो या किसी फैक्ट्री में काम करती हो, उस पर घर की जिम्मेदारी, घर का दोहरा बोझ बना ही रहेगा, उसको नहीं हटाया जा सकता। और इसमें महिलाओं की स्थिति देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि 78% तो वो श्रम करती हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक केवल इनके ही पास होता है। 13.5 के पास ही जमीन का अधिकार होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई इससे फर्क क्या पड़ता है, जमीन पति के नाम हो या ससुर के नाम हो या पिताजी के नाम हो। फर्क पड़ता है, वो इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि भाई पति तो चला गया विदेश, विदेश का मतलब किसी बड़े शहर में अच्छी नौकरी की तलाश में। अब घर पे वो महिला है अकेली, अब उसे खाद के लिए पैसा चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए या कोई इक्विपमेंट खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं है उसके पास, वो जाएगी बैंक, भाई लोन दे दो। अब लोन में भाई मांगेंगे जमीन के कागज, बैंक वाला तो तभी लोन देगा ना जब जमीन के कागज आपके नाम पर होगा। जमीन के देगा जी आपके पति के नाम पर है, पति को लेकर आओ। अब पति बैठे हैं रंगून, जब इन्होंने किया टेलीफोन तो कुछ भी नहीं हो पाया, तो पति वहां से आ नहीं सकता क्योंकि ठेकेदार साहब हमारे छुट्टी दे नहीं रहे हैं। केवल 5% महिलाएं हैं जिनके पास भूमि का अधिकार है। अगर इन 78% महिलाओं के पास भूमि का अधिकार होता तो क्या ऐसी स्थिति आती कि भाई उनको कृषि करने में भी समस्या आ रही है? लेकिन हमारा समाज है ना, ये चीज सोचता है कि भाई महिलाएं हैं, पता नहीं आगे जाके क्या करे, मतलब कि अपना बर्बाद कर देगा जुए में लगा करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लैंड महिला के नाम पर कर दी जाए तो नहीं। इवन हमारी सोसाइटी की इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है महिलाओं के नाम पर, ये लगा लीजिए यदि किसी घर का पुरुष व्यक्ति थोड़ा ज्यादा खराब है, जैसे कि कोई जुआ वगैरह खेलता है, शराब पीता है, गांजा वगैरह पीता है, इस तरीके की बुरी आदतें हैं, तो उस घर के जो बुजुर्ग होंगे वो अपनी बहू के नाम नहीं करेंगे। 1 या 2% आपको मिल सकता है, ज्यादातर वो उस नाबालिग बच्चे के नाम कर देंगे। अब नाबालिग बच्चे का भी नहीं पता जी, वो भी ऐसे ही निकल जाए, क्या कर लेंगे? तो महिला का तो रुकी गया ना सशक्तिकरण। तो अब यदि हम एनजीओ या फिर हम स्वयं सहायता समूह के परिप्रेक्ष्य से इन चीजों को हम समझें तो किस तरीके से स्वयं सहायता समूह हेल्प करते हैं महिलाओं की। भाई स्वयं सहायता जो समूह है
भाई गरीबी, इनका जो मेन लक्ष्य है वो है जीरो गरीबी और जीरो बेरोजगारी महिलाओं के लिए, है ना। अब ये क्या करते हैं भाई, देखो एक तो जब बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि लैंड के पेपर नहीं है इनके नाम पर, खेत के पेपर इनके नाम पर नहीं है, वो है पति के नाम पर। अब ये पहुंचेंगे किसी साहूकार के पास। अब साहूकार तो भाई लेगा मोटा ब्याज, कहेगा भैया 100 रुपए पे लूंगा मैं 50 रुपए या 40 रुपए। तो अब महिलाओं की समस्या आ गई कि भाई जितना हम खेत से कमाते हैं उससे अधिक तो हम साहूकारों को ही दे देते हैं। तो साहूकारों के लिए भाई, साहूकारों को खत्म करने के लिए स्वयं सहायता समूहों ने भाई बहुत कम ब्याज दर पर लोन देना स्टार्ट किया। और सिर्फ पैसे से ही संबंधित नहीं है स्वयं सहायता समूह, राजनीतिक सशक्तिकरण से भी संबंधित है, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूह इस कदर कार्य कर रहे हैं कि महिलाओं को वहां के स्थानीय निकायों, यानी कि भाई प्रधान या निगम पार्षद, है ना, या जिला पंचायत, यहां पर चुनाव भी सफल उन्होंने करवाए हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद की है। मतलब कि आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ राजनीतिक सशक्तिकरण भी संभव बनाया है। किसने? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों ने इस कदर चीजों को आगे बढ़ाया है। और सरकार के सामने एक प्रेशर ग्रुप के, यानी कि दबाव समूह के रूप में भी कार्य किया है। भाई जैसे मनरेगा हो गया, या दहेज प्रथा हो गई, या फिर शराब की दुकानों को सील करवाना हो गया, तो इन सभी चीजों के लिए एक दबाव समूह का भी कार्य किया है स्वयं सहायता समूहों ने। और अगर हम साथ ही साथ देखें तो परिसंपत्ति निर्माण भी करा है। परिसंपत्ति निर्माण मतलब इंडस्ट्रीज ओपन करना। आपने एक बहुत फेमस प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, लिज्जत पापड़। यह स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब वो भाई है तो एक इंडस्ट्री ही, पापड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन एक पूरी की पूरी फैक्ट्री वो निर्माण करती हैं महिलाएं, छोटे छोटे उद्योग बनाती है, बुनियादी ढांचा बनाती हैं, है ना। भाई आज के समय में ये लगा लीजिए, महिलाओं को बैटरी या ई रिक्शा के लिए भी लोन स्वयं सहायता समूह मुहैया करवा देते हैं। तो इस तरीके से रोल अदा होता है हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के अंदर की स्वयं सहायता समूह का। और आगे यदि हम चलकर देखते हैं कि यदि इन चीजों में भाई कृषि हो गया, कृषि पर यदि भूमि का अधिकार दिलवा दिया तो हमारी कृषि व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधर सकती है। यदि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने का कार्य किया जाए तो भाई महिलाओं की जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है। इवन ये लगा लीजिए, इतनी ज्यादा बुरी स्थिति पहुंच जाती है, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब कोई त्योहार आता है ना तो घर पे पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब पैसा नहीं होता ना, तो जब पड़ोसी के घर में पकवान बन रहे होते हैं तो बच्चे ऐसे टकटकी सी लगा करके देख रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वो महिला इतनी मजबूर होती है कि वो किसी से कर्जा लाती तब जाकर के अपने बच्चों को उतने मतलब क्योंकि बच्चों का मन थोड़ी ना मानेगा, बच्चे नहीं जानते कि भैया क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। अब वो तो देख रहे हैं ना चीजों को, बच्चा बच्चा ही है। तो यदि उनको भाई वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनको सशक्त किया जाएगा, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। और साथ ही साथ अगर वो किसी भी छोटे मोटे उद्योग से, है ना, स्टार्टअप से अगर पैसा अर्जित करती हैं तो वो कहां खर्च होगा? होगा तो बच्चों की शिक्षा पर, है ना, तो बच्चों को सपोर्ट ही होगा। और यदि शासन व्यवस्था में देखते हैं तो हम आर्टिकल 73 और 74 भाई राजनीतिक सुधारों के लिए काम आता है। जैसा कि दिया भी गया है कि वास्तविक सशक्तिकरण जब एक स्वयं सहायता समूह का जो सदस्य है अपने भूमि अधिकार का उपयोग करके ग्राम पंचायत का चुनाव जीतती है, तब सरपंच पति जैसी कुप्रथाएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि भाई अब उन्होंने जो चुनाव लड़ा, उनके पास जमीन थी, उनके पास खेती खुद की थी, भूमि का अधिकार था, उस बल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा और जीती, अब शासन कौन करेगा? सरपंच पति या हमारी रियल सरपंच, रियल हीरो? तो इस तरीके से हम देखते हैं
तो हमारे समाज में ऐसे क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कि ये स्थिति में सुधार आए? वैधानिक मान्यता, यदि हम स्वयं सहायता समूहों का वैधानिक निकाय बना दें, वैधानिक यदि निकाय बना दे और उन्हें हम पंचायतों से जोड़ देते हैं, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो डिसाइड अच्छे से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, एक छोटे से ग्रुप के अंदर तय कर पाएंगे कि किस तरीके से महिलाओं को हमें सशक्त बनाना है, कि पंचायत लेवल या नगर निकाय लेवल पे महिलाओं को किस तरीके इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप कंट्री लेवल की बात करेंगे तो केंद्र सरकार इतना ध्यान नहीं दे पाएगी। अगर वही छोटा सा समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को यदि हम जोड़ दें, मान लीजिए कोई एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं को रोजगार दिलाने की बात करता है, दूसरा है जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार की बात करता है, तो वो पर्टिकुलर एक नगर पंचायत में जाएगा, एक ग्राम पंचायत में जाएगा, और एक ग्राम पंचायत में कितनी महिलाएं होंगी? 200, 300, 3000 जो इस तरीके से इंटरेस्टेड होंगी। तो उनको सशक्त करने का कार्य कौन कर रहा होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। और हमारे देश में जो समावेशी विकास की हम बात करते हैं, 2047 तक हम अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। महिलाओं को डिजिटली रूप से जोड़ा जाएगा, महिलाओं को डिजिटल नॉलेज दी जाएगी। जैसे केंद्र सरकार ने भाई ड्रोन दीदी इस तरीके की योजना चलाई है ना, लखपति दीदी इस तरीके की योजना चलाई है ना। तो वित्तीय लेन देन, कॉमर्स और कृषि यंत्रीकरण, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक्टर कितने प्रतिशत महिलाएं जानती है, ये तो एक बेसिक सी चीज थी ट्रैक्टर को लेकर के, लेकिन जो बाकी के इक्विपमेंट्स हैं भाई वो भी तो सीखने जरूरी है। यदि हमें एक महिला को सशक्त किसान बनाना है तो हमें उन्हें इक्विपमेंट सिखाने पड़ेंगे। संपत्ति और संस्थागत अधिकार, भाई संपत्ति अधिकार का कड़ाई से कार्यान्वयन बिना गारंटी ऋण के लिए नाबार्ड के तहत माइक्रो फाइनेंस कवरेज का विस्तार किया गया है। तो इस तरीके के कार्य हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए। हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में इस तरीके की समस्याएं हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण में। यदि आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको अगले लेक्चर में आंसर कर सकें। धन्यवाद।